एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो आईपीआर सब्जेक्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में। इसमें हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। मैं इसका कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं था और इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट लास्ट तक बने रहें और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते क्या हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमें ये बता देती है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ किस जगह से आई है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि बनारस का सिल्क हो गया या रशियन वोडका हो गया, ठीक है। उससे हमें एक तरीके से सोर्स आइडेंटिफाई हो जाता है। हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, हम लोग यूजुअली ऐसे कहते हैं कि वहाँ की चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, ये वाली, तो वो चीज़ होती है। जैसे कि पेरिस का परफ्यूम हो गया। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स आर डिफाइंड एज द एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रेफरिंग टू अ कंट्री। कि ऐसा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ये जो कि किसी एक कंट्री में या किसी एक प्लेस में एग्जिस्ट करता है और उसका ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो ये है, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि उस चीज़ का जो स्पेशल स्टेटस है वो उस जगह के ओरिजिनेशन की वजह से आया है, कि वो उस जगह से ओरिजिनेट हुआ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि सिल्क है, सिल्क बहुत जगहों पे बनता है, पर बनारस का जो सिल्क होता है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और ये माना जाता है कि जो बनारस की सिल्क की साड़ी होगी वो सबसे अच्छी होगी। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बेसिकली ये एक चीज़ है। तो अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का। तो सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था उसके अंदर आर्टिकल 9 एंड 10 के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात की गई थी। इसके अंदर एपिलेशन ऑफ ओरिजिन की बात की गई थी, जिसकी डेफिनेशन हम लिस्बन एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। फिर मैड्रिड कन्वेंशन हुआ था, इसके अंदर ये बोला गया था कि एनी प्रोडक्ट बेयरिंग अ फॉल्स इंडिकेशन अबाउट अ प्लेस शैल बी सीज्ड। कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि ये चीज़ दिखा रहा है कि जैसे कि वो कहीं और से बन के आई हुई है और अगर वो कंट्री मेंबर स्टेट है, मेंबर कंट्री है, तो वो सीज हो जाना चाहिए वो प्रोडक्ट। और अगला जो कन्वेंशन था वो लिस्बन एग्रीमेंट था। इसमें एपिलेशन ऑफ ओरिजिन को डिफाइन किया गया था। बेसिकली इन्होंने बोला था ज्योग्राफिकल नेम ऑफ अ कंट्री or region which serves to designate a product originating therein and the quality and the characteristics of which are exclusively due to geographical environment। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया कि एपिलेशन ऑफ ओरिजिन भी एक तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का ही दूसरा नाम है। इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो उस चीज़ की एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है कि ये अगर वहाँ से ओरिजिनेट होकर आया है तो वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा, ठीक है। अगला जो था वो ट्रिप्स एग्रीमेंट था। ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात की गई है। सेक्शन 3 जो है, जो कि आर्टिकल 22 टू 24 तक कवर करता है, वो स्पेशली ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए है। इसके अंदर आर्टिकल 22 में बोला गया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टेल्स अबाउट द ओरिजिनेटिंग प्लेस वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेप्यूटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 22 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट ये कहना चाहता है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करती है जो चीज़ किसी प्लेस ऑफ ओरिजिन से ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेती है, ठीक है। इसके आर्टिकल 22 में स्पेशली स्पिरिट्स एंड वाइन की बात की गई है, 23 में। तो मैंने वो मेंशन नहीं किया है, बट मेन हमारा जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो आर्टिकल 22 था। उसके बाद हम पढ़ते हैं द बासमती राइस कंट्रोवर्सी के बारे में। ये इंडिया से रिलेटेड है, हम सबको पता है, हम लोग बासमती राइस खाते हैं। तो ये एक तरीके से बासमती राइस एक सेंटेड और बहुत अच्छी खुशबू वाले चावल माने जाते हैं हमारे इंडिया में, और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही ग्रो किए जाते हैं। तो 2 सितंबर 1997 में यूएस के पेटेंट ऑफिस ने एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अपनी कंपनी को, जो कि थी राइस टेक इंक्लूडेड, उसको एक पेटेंट दिया। किस नाम का? बासमती के नाम का। इन्होंने बेसिकली 18 to 20 पेटेंट्स की एप्लीकेशंस दी थी इसके बासमती के डिफरेंट अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ के लिए, पर लेकिन इनकी काफ़ी हद तक सारे के सारे इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, यूएस के पेटेंट ऑफिस ने। तो इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया के कुछ एनजीओज़ ने मिलकर
एक केस तैयार किया और उसको फाइनली चैलेंज किया, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली ये बोला कि इसके अंदर कोई नॉवेल्टी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये यूएस का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ का है, और यूएस इसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है, वो तो इम्पोर्ट करता है। ये प्रोडक्ट हमारा है और लाखों सालों से चलता हुआ आ रहा है, मतलब नॉट लाखों सालों से बट काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। जो बासमती नेम है वो भी इंडिजीनियस है इंडिया का, और ये एक तरीके से टर्मरिक केस वाली ही चीज़ हो जाएगी जो हमने टर्मरिक केस पेटेंट लॉ में पढ़ा था, कि यूएस में टर्मरिक के लिए 2 साइंटिस्ट्स ने ये क्लेम किया था, एक पेटेंट क्लेम किया था कि टर्मरिक का जो वुंड हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए पेटेंट उन्होंने फाइल किया था। तो उसी बेसिस पे कि नॉवेल्टी नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी वेदास में लिखी गई है, कैंसिल कर दिया गया था वो पेटेंट। तो ये ग्राउंड्स लेके इंडिया ने इस बासमती राइस वाले केस में यूएस में चैलेंज किया ये पेटेंट। तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि यूएस को कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम हो गई थी कि उनसे ये चीज़ मिस्टेक हो गई है। तो इंडिया ने भी वहाँ पे, जब उनके पास ऑलरेडी सुपीरियर प्रपोजिशन थी, तो उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे एक तरीके से लेवरेज की तरह यूज़ की कि अगर उन्होंने ये पेटेंट्स को वापस नहीं लिया तो वो WTO जाएंगे, और WTO जाएंगे तो वो एक तरीके से इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट होता है यूएस के लिए। तो इस वजह से यूएस ने राइस टेक के 15 क्लेम्स को ड्रॉप कर दिया और केवल 3 क्लेम्स दिए, मतलब कि 3 टाइप की क्वालिटीज़ को ही अलाउ किया और 15 क्वालिटीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था बहुत ज़्यादा कि क्योंकि जो ये राइस है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है, और इंडिया में जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे राइस का, और सबसे ज़्यादा बिग अमाउंट में जो इम्पोर्ट करती थी बासमती को कंट्री वो यूएस ही थी। तो अगर ये पेटेंट यूएस में ही प्रोवाइड हो जाता तो वो एक तरीके से इंडिया के ट्रेड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता, इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और इस वजह से इंडिया ने ये एक्ट पास किया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये जो एक्ट है, अब इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2(1)(e) के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की डेफिनेशन है। इसमें बोला गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स एन indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods और manufactured goods। ये 3 टाइप के गुड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में क्लेम किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चरल होना चाहिए या तो, या नेचुरल होना चाहिए, या मैन्युफैक्चर्ड गुड होना चाहिए। एज ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड in the territory of the country or a region or locality in that territory where a given quality, reputation or other characteristic of such good is essentially attributable to its geographical origin। कि वो उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, जिस क्वालिटी की वजह से वो चीज़ बिकती है, वो क्वालिटी इसी वजह से है क्योंकि वो उस लोकेशन में बनता है। वो अगर कहीं बाहर जाके बनेगा तो वो स्पेशल क्वालिटी उसमें नहीं आ पाएगी, इसलिए वो टेरिटरी और वो रेप्यूटेशन जो है वो उसी ज्योग्राफिकल ओरिजिन से आ रही है। एंड इन केस वेयर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इधर द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन। तो 3 तरीके की चीज़ें 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए 3 तरीके के प्रोडक्ट्स पे। 3 तरीके के प्रोडक्ट्स क्या हैं? एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इन तीनों टाइप के प्रोडक्ट्स में एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन से आ रही है। और इन तीनों टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए? या तो प्रोडक्शन, या तो प्रोसेसिंग, या प्रिपरेशन। ये 3 टाइप के प्रोडक्ट, जब ये 3 टाइप का कोई भी एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो जगह में उन चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है। इसका एक एग्जांपल जैसे कि बीकानेरी भुजिया, या फिर जैसे मैंने आपको बनारस की सिल्क का आइडिया दिया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडमार्क, इसका डिफरेंस है मेन एक, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी सोर्स आइडेंटिफायर की तरह यूज़ होते हैं और ट्रेडमार्क्स भी उसी लिए यूज़ होते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो ट्रेडमार्क है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और जो जीआई है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि बनारस का सिल्क, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई एक ही इंसान है जो बनारस का सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं। जीआई एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो बनारस का जो सिल्क है वहाँ पे जो भी सिल्क प्रोड्यूस करेगा वो सबको वो जीआई के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी। पर लेकिन ट्रेडमार्क में क्या है? ट्रेडमार्क एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को मिलता है। अगला पढ़ते हैं, सिंगल पर्सन इज अलाउड टू यूज़ अ ट्रेडमार्क। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि ट्रेडमार्क जो है वो केवल एक ही इंसान को मिलता है और उसकी एक ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को मिलता है।
जबकि जो जीआई है वो सारे मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स इन द एरिया को मिलता है। कोई भी इंसान रजिस्ट्रार के पास पिटिशन कर सकता है कि मुझे भी इसका ऑथराइज्ड यूज़र बनाना है। और जैसे कि मैंने बताया, द मेजर सिमिलैरिटी इज़ दैट दे बोथ सर्व एज द सोर्स आइडेंटिफायर्स। अब अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा एक बेसिक कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते क्या हैं और उनका यूज़ क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कैसे किया जाता है। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क है वो ही रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का रजिस्ट्रार माना जाता है। उसके बाद हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए कोई भी एसोसिएशन, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन के लिए मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर बनारस का सिल्क है और वहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रोड्यूसर को जीआई मिलेगा, वो सारे प्रोड्यूसर्स को मिला हुआ है। तो वो लोग अगर ऑथराइज्ड वे में काम करना चाहते हैं जीआई के अंडर, तो वो रजिस्ट्रार के पास मांग सकते हैं, अपना मतलब एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं होता है, बट लेकिन लीगल एक्शन के लिए अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट कर दे, मान लो बनारसी सिल्क के नाम से कोई कलकत्ता में जाके बना रहा है, तो वो चीज़ जो होती है वो एक इन्फ्रिंजमेंट हो गई जीआई की एक तरीके से। या फिर कई फॉरेन कंट्री में बनारसी सिल्क के नाम पे प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो गई है, तो वो चीज़ इन्फ्रिंजमेंट हो गई। तो अगर ये जीआई क्या कहते हैं रजिस्टर्ड है, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्रिंजमेंट अगर होगा तो एक्शन लेने का, लीगल एक्शन लेने का हमारे पास ऑप्शन रहेगा। इसके बाद देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसीजर क्या है। आपको रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देनी है, जिसके अंदर आप 3 साइंड कॉपीज़ दोगे एप्लीकेशन की, उसके फ़ीस पे करोगे। उसके बाद आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन करोगे। उस एप्लीकेशन के अंदर ज्योग्राफिकल मैप ऑफ द टेरिटरी दोगे, मतलब अगर जैसे बनारस की बात है तो बनारस का आप टेरिटरी का मैप दोगे। एक एफिडेविट लगाओगे साथ में, ये बताते हुए कि जो चीज़ है, जो पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो उस जो एरिया है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मतलब अगर ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो सबका इंटरेस्ट के लिए होगा वो रजिस्ट्रेशन, वो जीआई है ना। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो एक्नॉलेजमेंट करता है और फाइनली एंट्री इन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वो रजिस्ट्रार का अपने आप एग्जामिनेशन होता है और वो अपने आप एग्जामिनेशन करके जीआई प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, सेक्शन 18 के अंदर दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन। ये सेक्शन कहता है कि 10 ईयर्स तक एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, पर इसको रिन्यू किया जा सकता है टाइम टू टाइम फीस देकर। ठीक है, इसके बाद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करते हैं, लीगल रेमेडीज़। तो इन्फ्रिंजमेंट क्या है, ये सेक्शन 22 के अंदर दिया गया है। 3 चीज़ें इन्फ्रिंजमेंट है। या तो आप द रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज़ इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड यूज़र, मतलब कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऑथराइज्ड यूज़र नहीं होना चाहिए जो उस इंसान को, जो उस पर्टिकुलर जीआई को इन्फ्रिंज कर रहा है। वो इस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो बेसिकली ऐसे यूज़ कर रहा है और ताकि वो ये बता रहा है सब लोगों को कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कहीं और से ही आया है, इसका जो ट्रू प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये वो ना हो, ये उस जगह से ना होकर कहीं और से है। तो पहला तो इन्फ्रिंजमेंट ये होता है एक तरीके का। और दूसरा इन्फ्रिंजमेंट क्या है कि कोई भी अगर अनफेयर कंपटीशन हो रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि अनफेयर कंपटीशन हो, जैसे कि जो कि मतलब गुड फेथ में ना की जा रही हो, तो वो चीज़ भी इन्फ्रिंजमेंट मानी जाती है। इसके अंदर एक केस था टी बोर्ड इंडिया वर्सेस आईटीसी लिमिटेड। इसमें बेसिक जो केस था वो ये था कि जो टी बोर्ड था उनको प्रॉब्लम थी कि एक लॉन्च ने, एक होटल ने अपने लॉन्च का नाम दार्जिलिंग लॉन्च रख लिया। अब उसमें क्या हुआ, टी बोर्ड ने बोला कि क्योंकि दार्जिलिंग वर्ड हमारे ऑलरेडी जीआई हमने ले रखा है, तो इस वजह से जो लॉन्च है वो उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने बेसिकली ये बोला था कि ये गलत कंटेंशन है। क्यों? क्योंकि एक होटल के बीच में और एक चाय की क्वालिटी के बीच में लाइक्लीहुड ऑफ डिसेप्शन बहुत ज़्यादा कम है। ऑफ कोर्स कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि दार्जिलिंग टी अलग चीज़ है और दार्जिलिंग लाउंज अलग चीज़ है।
तो अब आगे पढ़ते हैं रेमेडीज़ अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। सेक्शन 67 में 3 रेमेडीज़ दी हुई हैं, इंजंक्शन, डैमेजेस और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, एंड थर्ड डिलीवरी अप और ऑफ द इन्फ्रिंजिंग लेबल एंड इंडिकेशन फॉर डिस्ट्रक्शन। ये वही तीन है जो हमने पेटेंट में भी पढ़ा था कि या तो कोर्ट इंजंक्शन प्रोवाइड करा देगा या फिर कोर्ट कहेगा कि आपने जो भी प्रॉफिट दिए बनाया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच के वो आप उसे दो, या फिर डैमेजेस दो, दैट इज़ कंपनसेशन, या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है जो भी आपने इन्फ्रिंज किया है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आप जो पिटिशनर है उसको आप पहुंचा दो। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 66 कहता है कि जीआई के इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को ट्राई करने का। आगे है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। इसके अंदर ऑफेंस क्या है, हमने जो अभी हमने पढ़ा इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफेंस नहीं है, इन्फ्रिंजमेंट केवल यह है कि आपने किसी का जीआई को इन्फ्रिंज कर दिया, लेकिन ऑफेंस क्या है, जो कि प्रॉपर एक क्राइम है। तो क्राइम यहाँ पे ये है कि अगर आप फॉल्सिफाई कर रहे हो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को अप्लाई करते टाइम पे, अगर आप अपनी बातें अपनी चीज़ें फॉल्सिफाई कर रहे हो तो वो एक ऑफेंस है, ठीक है। इस केस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है, और जो पेनल्टी है, पेनल्टी ये है कि 6 महीने से लेकर 3 साल की सज़ा मिलती है, और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन होता है। तो ये सज़ा है इसमें। अब हम फटाफट से एक बारी अपनी टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते क्या हैं। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हमने पेरिस कन्वेंशन, मैड्रिड कन्वेंशन, लिस्बन अग्रीमेंट और ट्रिप्स पढ़ा। उसके बाद हमने बासमती कंट्रोवर्सी पढ़ी, जिसकी वजह से इंडिया में जो एक्ट है वो एक्ट आया। फिर हमने उस एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की वो पढ़ी। हमने ज्योग्राफिकल रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क का डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में कैसे होता है। फिर हमने इन्फ्रिंजमेंट एंड लीगल रेमेडीज़ पढ़ी, और फिर हमने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ पढ़ी। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।